नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि के खास सेगमेंट सवाल तो पूछेंगे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, चिंतक और कवि पंकज पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है पंकज पाठक जी आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख होगा ऐलान हो गया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। दोनों राजनीतिक दल चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपनी राजनीति जो मैदान है, चुनावी मैदान में कूद पड़े थे। हालांकि बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस से बाजी मार ली थी। जहां कांग्रेस का कहना था, कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की सूची से पहले वो अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे, लेकिन वह अभी तक अपने उम्मीदवारों की एक भी सूची जारी नहीं कर सकी। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अब तक 3 सूचियां पहले ही घोषित कर चुकी थी और आज 54 नामों की सूची अभी कुछ देर पहले जारी कर दी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पहले चरण में तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बाजी मारती हुई दिख रही है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में। जी हाँ, बिल्कुल जुबेर भाई, सही कह रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी चौथी लिस्ट प्रत्याशियों की जारी कर दी, जिसमें 57 नाम हैं। और इस प्रकार से कहें तो लगभग 100 137 सीटें अभी तक भारतीय जनता पार्टी 4 किश्तों में जारी कर चुकी है। आपको ध्यान होगा, पहले 39 सीटों की 2 लिस्टें आई अलग अलग। उसके बाद एक सिंगल सीट डिक्लेयर की, तीसरी लिस्ट आई, और अभी 57। तो इस प्रकार से 134 हो गए हैं। और अब मेरे ख्याल से लगभग 90 90 से भी कुछ कम सीटें बची हैं जो उनको घोषित करना है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बात सही है कि जो सूची जारी करने का काम है, प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का, जो निर्णय करने का जो एक सबसे कठिन काम है, और खासकर आज के दौर में, अभी जो दौर चल रहा है राजनीतिक, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण काम था। और भारतीय जनता पार्टी ने आधे से ज़्यादा उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिए हैं। और इस प्रकार कांग्रेस को अब, हालांकि कांग्रेस ने भी ये आज क्लियर कर दिया है, कल ही कर दिया था, कि लगभग 4-5 दिन के अंदर उनकी एक पहली सूची आ जाएगी, जो कि एक कहना चाहिए कि एक बड़ी सूची होगी वो। तो लगभग सूचियों के मामले में 1 हफ्ते में ये लोग दोनों पार्टियां लगभग बराबरी पे आ जाएंगी, ऐसा कहा जा सकता है। बराबरी पे कैसे आ जाएंगे सर? भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में कांग्रेस से बाजी तो मार ली। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि चूंकि आप कई अलग अलग अखबार में संपादक रहे हैं, समूह संपादक रहे हैं, और कांग्रेस के जो है पत्रकारिता को, आप कांग्रेस की जो राजनीति है उसको आपने करीब से देखा है। तो क्या आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि हम सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात करें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें। लगातार ये बात, उनके बयान सामने आते रहे कि हम अपने उम्मीदवारों की सूची पहले जारी करेंगे, ताकि उन समय से पहले जारी करेंगे ताकि उनको अपनी तैयारी करने का मौका मिल सके। लेकिन सिर्फ ये जो उनकी बात थी या जो उनके बयान थे, सिर्फ बयान तक सीमित होकर रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में तो कांग्रेस से बाजी मार ली है। हाँ, बाजी तो मार ली है, लेकिन अगर अब भी अगर सूची जारी हो जाती है 4-5 दिन के बाद, तो फिर दोनों की सूचियां आमने सामने होंगी। लेकिन उस दृष्टि से दोनों आमने सामने होंगे और बराबरी पे आ जाएंगे, और उसके बाद फिर लगभग मैं सोचता हूँ दोनों की एक एक सूची बचेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एक पार्टी जल्दी जल्दी सूची जारी कर रही है, एक पार्टी देर से सूची जारी कर रही है। तो इसका भी एक मनोविज्ञान है। तो मैं सोचता हूँ कि ये मनोविज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगा शायद आप इस बारे में पूछना चाहेंगे या जानना चाहेंगे जुबेर भाई, जी। है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसमें 2 मनोविज्ञान काम करते हैं। पहला ये कि जल्दी से जल्दी पहली सूची आपको याद होगा कि 3 महीने पहले आई थी चुनाव के, और 39 लोगों की थी। उसमें लगभग सारे प्रत्याशी जो है वो हारे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के 2018 के चुनाव में। और उसमें उन्होंने इस दृष्टि से वो सूची जारी की कि एक तो जिसको हार का भय होता है, वो अपनी तैयारी जल्दी शुरू कर देता है, एक चीज।
और दूसरी चीज ये कि जो ज्यादा मेहनत से काम करने की जिसको जरूरत है, वो जहाँ कोई ज्यादा बहुत ज्यादा वाद विवाद भी नहीं है, तो वहां जल्दी सूची जारी करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि पिछले चुनाव में हार गई थी, भले ही 7 सीटों के अंतर से हारी थी वो, लेकिन हार तो 1 सीट का भी अंतर होता है, यानी जनादेश तो आपके विपरीत गया, जनादेश आपको नहीं मिला। वो तो जोड़ तोड़ करके सरकार बन गई थी सिंधिया जी के कारण। और अब स्थिति यह है कि सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी में है, तो अब कोई ऐसी स्थिति है नहीं। और अब जब ये चुनाव हो रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने के में 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मतलब 4 लगातार चुनाव वो जीत चुके हैं। तो 20 साल की जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो सत्ता विरोधी एक रुझान होता है। बीच में इसमें 1.5 साल कांग्रेस की सरकार के कम कर दें, कमलनाथ जी के कम कर दें, हाँ, तो कुल सवा मिला के साल, 18.5 साल 18.5 साल मान लिया जाए। सवा सवा हाँ, लगभग ये मान सकते हैं हम। जी। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो जल्दी जल्दी सूची जारी की है, उसके पीछे रणनीति ये है कि सुविचारित तो सूचियां तैयार की जाएं, लेकिन उसमें विलंब भी न किया जाए, ताकि प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर काम कर। पाठक साहब, जैसे आपने बताया कि कहीं बीजेपी ने एक पहले चरण में तो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में कांग्रेस से बाजी मार ली। आपने कहा कि पिछली बार जनाधार भी कांग्रेस को मिला था, गिरा के सरकार बीजेपी ने सरकार बनाई थी। एक बार हर बार कांग्रेस बीजेपी जो है नारा देती है इस बार 200 पार, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री फेस होता है। इस बार ना बीजेपी ने मुख्यमंत्री फेस घोषित किया और ना ही कोई ऐसा नारा दिया कि इस बार 200 पार, इस बार 250 पार, इस बार इस तरह जो कारण क्या रहा? देखिए, पिछले बार 200 पार का नारा जरूर दिया, लेकिन 200 से अब आगे तो बढ़ा नहीं सकते। 200 से आगे बढ़ेगा, 230 तो सीटें हैं टोटल। तो इस बार वो 150 के ऊपर की सीटों की बात कर रहे हैं, एक चीज। और दूसरी चीज जो है, जहां तक मुख्यमंत्री के फेस का सवाल है, तो चूंकि मुख्यमंत्री का फेस जो है अब ये काफी पुराना हो गया है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के देश में ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं जो कि जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के पद पे काम किया है। और दूसरा नंबर जो है वो उनको कर दिया है नीचे, नरेंद्र मोदी को, जो कि लगभग 14 साल रहे हैं, और इनका लगभग 18 साल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति में उनके पास फेस बदलना भी जरूरी था, लेकिन उन्होंने फेस बदला भी नहीं, लेकिन उन्होंने फेस रखा भी और नहीं भी रखा, दोनों चीजें रही। आपने देखा होगा कि अमित शाह ही सबसे आगे आगे चल रहे हैं, उधर अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव, 2 केंद्रीय मंत्रियों को आगे करके रखा हुआ है सारा संचालन। अध्यक्ष और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो भाजपा के, और जो ये मुख्यमंत्री हैं, ये थोड़े से साइडलाइन हैं। बाकी प्रदेश के नेताओं को भी उतना महत्व नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के कहना चाहिए कि अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान दिल्ली में अपने हाथ में रखी है, जिसमें जेपी नड्डा भी उतनी प्रमुख भूमिका में नहीं है, न शिव प्रकाश जो राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री है वो भी नहीं है, और मुरलीधर राव और पंकजा मुंडा तो लाइन से बाहर है। लाइन से बाहर हो चुके हैं। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा था, जैसे कि आपने कहा कि जब पिछली बार 2018 के हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का फेस हुआ करते थे और उनको सीएम से फेस भी घोषित किया गया था, और जो चुनाव अभियान समिति थी उसके अध्यक्ष भी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बाद में उन्होंने बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और अपने साथ 22 से 24 विधायक और मंत्री भी अपने साथ लेकर चले गए, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से मैदान में है, अब कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के अलावा कोई है नहीं, तो ऐसे में किस तरह से कांग्रेस जो है बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी? क्या कांग्रेस इतनी मजबूत है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिना कि वो बीजेपी का मुकाबला कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दम पर कर लेगी? देखिए, कांग्रेस ने वैसे तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सभी को अवसर दिया। आपको ध्यान हो, आदिवासी नेतृत्व भी रहा, भूरिया जी रहे, और इसके अलावा भी आदिवासी नेता जो हैं वो अध्यक्ष रहे। उर्मिला सिंह अध्यक्ष रहीं, अनुसूचित जाति से भी अध्यक्ष रहे। इसके अलावा जो है दिग्विजय सिंह तो अध्यक्ष रहे और 2 बार, और मुख्यमंत्री 10 साल रहे।
कमलनाथ को भी नेतृत्व का अवसर मिला, प्रदेश भाजपा का नेतृत्व करे, प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कर ही रहे वो। सुरेश पचौरी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने चुनाव को फेस किया, लेकिन सरकार नहीं बनवा पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी फेस बनाया उन्होंने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना के, लेकिन वो भी रिजल्ट नहीं दे पाए। सरकार सत्ता में वापसी तो करा हुई ना सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जब मध्य प्रदेश में, तो जब 2018 के चुनाव की बात करें तो वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे और वो कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे। तो जब ज्योतिरादित्य तो 15 साल का सूखा खत्म हुआ कांग्रेस का और 18 में बीजेपी कांग्रेस को बहुमत मिला, सरकार बनी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ही लोकसभा के चुनाव हार गए। तो अब जो नेता जिनकी सीट परंपरागत रूप से अपने पिता और अपनी दादी के समय से जो सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस या जिस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा उस पार्टी के हक में गई, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस के, या निर्दलीय रूप से भी महाराज सिंधिया चुनाव लड़ते रहे। चुनाव तो दिग्विजय सिंह भी हार गए सर। हाँ, चुनाव दिग्विजय सिंह 2 बार हारे चुनाव। अरुण यादव चुनाव हार गए, सुरेश पचौरी चुनाव हार चुके, अजय सिंह चुराट से चुनाव हार चुके हैं। लेकिन सिंधिया जी के चुनाव हारने का महत्व जुबैर भाई इसलिए है क्योंकि वो उस सीट से चुनाव लड़े जिस सीट की प्रतिष्ठा थी इस बात पे कि ये सीट हमेशा ही सिंधिया राजघराने के एक झोली में जाती थी, और ऐसा पहला अवसर हुआ कि वो सीट से या उनके महल के सिपह सलार तक इस सीट से जीते और विधानसभा और लोकसभा में। और उसके बावजूद आप देखिए कि जब ये अपेक्षा की जा रही है, महल से अपेक्षा की जा रही है, कांग्रेस से अपेक्षा की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े नेता का चुनाव हार जाना, और ठीक है मैं मानता हूं कि उनको हरवाया गया होगा, लेकिन जब आपको ये अंदाज है, बीएसपी का कैंडिडेट भी वहां खड़ा किया गया था इसी दृष्टि से, तो जब आपको ये सारी चीजें मालूम थी कि ऐसा हो रहा है तो फिर जरूर आपकी रणनीति में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। अगर सर चुनाव हारने की बात करें या परंपरागत सीट की बात करें तो अमेठी सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। हमेशा से कांग्रेस पर कोई आए वहां से कोई हारे जीते, लेकिन अमेठी सीट है, रायबरेली सीट यूपी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सीट रही है। वहां से पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए। अब देखिए, हारने की अगर बात करेंगे तो इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है लेकिन मेरा कहना यह है कि जब बड़ा नेता चुनाव हारता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जनमत उसके साथ नहीं है। तो जिसके साथ जनमत नहीं है उसको प्रदेश का नेतृत्व कैसे सौंपा जा सकता है? राजनीति में आज की जो संसदीय प्रजातंत्र की राजनीति है उसमें इस चीज को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, आज भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनकी एक पत्रकार वार्ता थी। उन्होंने पत्रकार वार्ता में उनसे एक सवाल किया गया कि वे चुनाव में विकास के मुद्दे पर या धर्म के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर, धर्म या विकास का मुद्दा अहम होगा। तो उनका साफ कहना था कि विकास के मुद्दे को लेकर हम चुनाव में जाएंगे, और जो पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश में और 10 साल में केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, उस जो विकास के काम किए उन मुद्दों के बीच जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। भाई उन्होंने ये भी कहा है कि सनातन धर्म को लेकर जो कांग्रेस सनातन विरोधी का आरोप लगाया कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का, और कहा है कि जो सनातन का विरोध करेगा जनता उसको जवाब देगी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मुद्दा है, इस बार का विधानसभा चुनाव है, विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा या धर्म के मुद्दे पर? देखिए, जहां तक धर्म का सवाल है, वीडी शर्मा जी ने ये बात कही जरूर है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी और हमेशा से लड़ती आई है, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन मेरा मत उसमें यह है कि धर्म का जहां तक प्रश्न है तो धर्म जो है वो तो वो धर्म को जिस रूप में कंसीव करती है भारतीय जनता पार्टी वो हिंदुत्व के रूप में करती है, और हिंदुत्व को जो नाम जो है उसको जो गैर भाजपा पार्टी जो दल हैं, जो गैर भाजपा दल हैं, वो उसको सांप्रदायिकता के रूप में लेते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उनका जो लक्ष्य है वो भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान जो है भारत की, वो राष्ट्रीय जो अस्मिता है भारत की, वो उसको लेकर है। मतलब मुझको ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में अगर वो 425 सीटें भी जीत जाते हैं और कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो लहर आई थी उसमें राजीव गांधी के समय और 1984 का जमाना था वो, तो मैं सोचता हूं कि अगर वो कभी कल्पना में कभी वो रिकॉर्ड टूटा तो भी मैं सोचता हूं कि ऐसी स्थिति में
भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेगी। अगर धर्म का मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि धर्म के आधार पर वो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। और जब हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तो हिंदुत्व को लेकर या हिंदूवादी अवधारणा को लेकर ये कोई उसमें बवाल की जरूरत ही नहीं। अगर वो धर्म को, अगर वो भारतीय सांस्कृतिक पहचान को, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान है बहुसंख्यकों की, अगर वो उसको सामने लाते हैं तो उसमें मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र को प्रतिस्थापित इस देश में नहीं करेगी। अब क्या कारण है अगर नहीं करेगी? तो फिर अगर और कोई कहता है कि ये गलत है, अगर मान लीजिए हिंदुत्व को वो कहते हैं कि ये सांप्रदायिकता का पहचान है, ये सांप्रदायिकता है, तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि देश में कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जगह जगह जो है हनुमान जी के 100-100 फीट के मंदिर क्यों बना रही हैं, प्रतिमा क्यों स्थापित कर रही हैं? कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुज्म ले लिया, बल्कि सॉफ्ट क्या, वो तो खुलेआम जो है उन्होंने कहा है कि जन आक्रोश यात्राओं को निकालिए, तो मंदिर में दर्शन के बाद निकालिए और जहां जहां रास्ते में मंदिर आए वहां दर्शन कीजिए, कोई बुराई नहीं है। तो उसको अब ये अगर धर्म है तो मैं सोचता हूं कि ये धर्म जो है किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्तिगत आचरण है। अगर इस दौरान कोई व्यक्ति अगर चर्च में जाता है, इस दौरान अगर कोई व्यक्ति मस्जिद में जाता है और या करुणा बौद्ध विहार में जाता है या पारसी आदर्श कदम में जाता है, तो मैं सोचता हूँ उसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमारा तो विविध वर्णीय देश है। हमारी जो है विविध वर्णीय सांस्कृतिक पहचान है। हम जो है विविध वर्णीय है और समावेशी है, और वसुधैव कुटुंबकम हमारा जो है वो मूल मूल मंत्र है भारत का। सर एक सवाल और मन में आ रहा था, और जो पूछना भी था कि एक तरफ भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में राज कर रही है, सत्ता की चाबी उसके हाथ में है, विकास के कार्य भी किए हैं। और जब उससे उनके नेताओं से पूछा जाता है कि आप किन मुद्दों को लेकर मध्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ये जनता के बीच में जाएंगे, तो वो सीधे सीधे कहते हैं हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। कहीं ना कहीं वे कॉन्फिडेंट भी दिख रही है कि सत्ता में वे वापसी करने के लिए। वहीं जो दूसरी तरफ अगर अलग अलग हम सर्वे की बात करें तो अलग अलग टीवी चैनल अखबारों के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को सत्ता से दूर जाते हुए दिखाया जा रहा है, कांग्रेस को बहुमत दिखाया जा रहा है। तो ये सर्वे जो आ रहे हैं इनको लेकर आपकी क्या नजरिया है, आपकी क्या राय है? जुबेर भाई, एक चीज तो ये स्पष्ट है कि सर्वे का कोई बहुत अधिक वैज्ञानिक आधार नहीं है। बहुत अधिक क्या, सर्वे का वैज्ञानिक आधार है ही नहीं। लेकिन सर जब अब तक जितने भी सर्वे आए हैं या जितने भी चुनाव से पहले सर्वे कराए जाते हैं, कहीं ना कहीं करीब न कहीं सटीक न बैठते नजर आते हैं, और जो सर्वे होते हैं वो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के करीब आसपास ही नजर आते हैं। देखिए, आप 2014 का सर्वे उठा के देखिए, 8-10 जो प्रमुख सर्वे हैं उनको देखिए, सारे सर्वे में सारी बातें जो है अलग अलग कही जा रही हैं। कहीं वो 100-100 सीटों का अंतर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसके बाद आप अगर 2019 का चुनाव लड़े तो उसमें भी सारी की सारी जो जितने सर्वे आ रहे हैं उनमें भी भारी विरोधाभास है। भले वो जीत की संभावना बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। और एक आध दो चैनल को छोड़ दें अगर, तो बाकी उसमें सब वही चीज। तो मेरा कहना ये है कि सर्वे, जब अगर सर्वे बहुत वैज्ञानिक आधार पे होता है और संवाददाता और जो भी सर्वे करने वाले हैं वो अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में भ्रमण नहीं करते हैं, तब तक वो बैठ के तो सर्वे इस तरह से हो नहीं सकता कि 1000, 10,000, 20,000 लोगों से फॉर्म भरवा लिए जाएं अलग अलग क्षेत्रों से, और उस आधार पे एक कोई जनमत का आंकड़ा निकाल लिया जाए। मुझको लगता है कि ये कोई बहुत वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन ये जो है इनमें, इनके पीछे जो है फंडिंग भी होती है, ये भी हमने देखा कि बाकायदा एजेंसियां जो है चुनाव कार्य वहाँ पे राजनीतिक दलों के पीछे घूमती हैं, विभिन्न एजेंसियां कि हम सर्वे करने के लिए तैयार है, हमारा ये पैकेज है। तो ये, और बाकायदा पार्टियां खुद सर्वे करवाती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सर्वे को बहुत वैज्ञानिक न मानते हुए, हाँ एक जो चीज जरूर है कि एक जो मूड होता है, जैसे हम अभी एक एक मूड हमको मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो हमको एक मूड दिखाई देता है जनता का, या हमको एक एक सिनेरियो, हमको एक परिदृश्य दिखाई देता है कि आज प्रदेश में क्या परिदृश्य बन गया है। या हम जब लोगों के अलग अलग शहरों में जाते हैं या हम जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो अलग अलग लोगों से बात करते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से, तो हमको एक जनता का एक रुझान और जनता का एक मत मत दिखाई देता है कि वो मत जो है किस तरफ झुक रहा है, ये तो हमको नजर आता है। लेकिन
इससे ज्यादा वैज्ञानिकता उसकी नहीं है कि किसी भी सर्वे को हम आंख मीच के उसको स्वीकार कर लें। लेकिन हाँ, ये और सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक है, इनको मना नहीं किया है, इनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में इस तरह से रोक लगाना भी उचित नहीं है। ये भी एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जिस आचरण से और जिस तरीकों से ये सर्वे होते हैं, मुझे उस पर ऐतराज़ है। अगर पूरी ईमानदारी से सर्वे कराया जाए, अगर एजेंसियां पूरी ईमानदारी से सर्वे करें, तो मैं सोचता हूँ थोड़ी अधिक मेहनत से करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर करें। लेकिन होता नहीं है, होता यही है कि कोई न कोई एजेंसी कहीं न कहीं झुक जाती है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, अंतिम सवाल है, क्या कांग्रेस 2018 की जो सफलता थी उसको इस बार दोहरा पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 5वीं बार सत्ता में वापसी करेगी? देखिए, दिग्विजय सिंह ने अचानक एक बात बिल्कुल बहुत अच्छी बोली थी कि कांग्रेस के लिए ये चुनाव आखिरी है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये बात सही है कि कांग्रेस के लिए इस बार बहुत अच्छा अवसर है, और पता नहीं कांग्रेस जो है उस अच्छे अवसर को भुनाने के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी विरोधाभास है, और वो अभी से चुनाव की डेट अनाउंस होने के पहले कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस के सारे नेता मिलके काम करें, जो कि कांग्रेस में बड़ा असंभव और मुश्किल दिखाई देता है, हम इतने वर्षों से देख रहे हैं, तो अगर वो असंभव को संभव कर दिखाया, तो कांग्रेस के लिए जो है सकारात्मक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। और अगर इसमें जनता का भी रुझान अगर है, जनता में भी अगर जो है वो अगर ऊब की स्थिति आ गई है, किसी चेहरे को लेके, किसी पार्टी को लेके, किसी कार्यशैली को लेके, या और किसी किसी मुद्दे को लेकर, तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को सही मुद्दों पर बगैर किसी इस प्रकार की फ्री की योजनाओं को चलाए हुए बाकायदा एक सुशासन देने के लिए एक जनता के बीच में जाकर एक ऐसा विश्वास पैदा करना चाहिए कि उससे उस विश्वास के आधार पर कांग्रेस की वापसी हो सके। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पार्टियां वो विश्वास पैदा करने के बजाय लोक लुभावन वादों को सामने रखती हैं, और लोग उसके छलावे में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक और कवि पंकज पाठक जी, जिनसे आज हमने सवाल तो पूछेंगे में कई सवाल किए, और मध्य प्रदेश में जो 17 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, या इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर अलग अलग चीज सवाल जवाब किए। कई मुद्दों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। वो एक बात जो कही कि कांग्रेस इस बार फिर अपनी जो 2018 की सफलता थी उसको दोहरा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस के नेताओं को एकजुट होना ही पड़ेगा, तब जाकर कांग्रेस वो सफलता दोहरा पाएगी। क्योंकि इनका ये भी कहना था, पंकज पाठक जी का ये भी कहना है कि जनता कांग्रेस के साथ है, लेकिन जनता जो कांग्रेस है अंदरूनी गुटबाजी में अभी भी उलझी हुई है। वहीं भाजपा को लेकर उनका कहना था कि भाजपा ने सूची जारी करके पहली सूची जारी करके उसमें तो बाजी मार ली है, और उनके पास मुद्दे भी हैं, 18 साल के विकास किया मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा भी सत्ता में वापसी कर सकती है। भारत दोस्तों, आपको ये हमारा डिबेट कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पाठक साहब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।